पुनर्जागरण और मजहबी जो सुधार आंदोलन से यूरोप के अंदर बौद्धिक चिंतन को नई गति मिली। इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर 18वीं शताब्दी के अंदर वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुई थी, महत्वपूर्ण या कह सकते हैं अभूतपूर्व क्रांति हुई थी, जो ब्रिटेन से शुरू होकर के क्या फैल गई थी, संपूर्ण यूरोप के अंदर फैल गई थी। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा घरेलू हस्तशिल्प और हथकरघा जो उद्योग थे उनकी जगह पर क्या आता, उनका स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया, जिससे उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो गई। हालांकि ये वृद्धि कोई अपेक्षित नहीं थी। विश्व स्तर पर इस वृद्धि जो बाद में चल कर के 18वीं सदी के अंदर आई, लेकिन भारत में इससे पहले ही आर्थिक क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और भारतीय लोग विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का संपूर्ण विश्व में क्या करते थे, निर्यात करते थे और संपूर्ण विश्व के व्यापार पर भारतीयों का क्या था, एकाधिकार था। भारतीयों ने बड़े बड़े जलयान बना लिए थे, विभिन्न क्षेत्र के उद्योग स्थापित कर लिए थे और उनके द्वारा जो भारतीय वस्तुएं उनका विदेशों के अंदर क्या किया करते थे, निर्यात करते थे। चाहे वो बात भाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन यानी गैस आदि के क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण हो, यह चाहे अणु के क्षेत्र में हो, इन सभी परिस्थितियों का हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 के अंदर स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। अब पढ़ेंगे इसमें विस्तार से। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही 19वीं सदी तक पूर्व तक दुनिया का सारा कामकाज संभवतः हस्तचालित, हस्त का मतलब होता है हाथ से चलने वाले औजारों के द्वारा किया जाता था, यानी हाथ से चलने वाली मशीनों के द्वारा ही कामकाज किया जाता था। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की, उसके तरीके बताएं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें वस्तु जिनके माध्यम से मानव क्या कर सके, ऊर्जा उत्पन्न कर सके और उनके उपयोग से उनकी कार्य शक्ति की कोई सीमा नहीं। जब मानव ने इस जो नए स्रोत खोजे किसकी, ऊर्जा के, और फिर उन ऊर्जा को उसने कार्य शक्ति के अंदर बदल दिया, तब उसकी क्या हुई, कोई सीमा, क्योंकि अब उसके पास उत्पादन करने के बहुत सारे रास्ते अब हो गए और इसके माध्यम से वो पहले के मुकाबले कम समय में अधिक उत्पादन करने लगा और कुशलतापूर्वक उसका क्या करने लगा, उत्पादन करने लगा। इसमें मुख्यतः शक्ति के रूप में वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन और गैस आदि के क्षेत्र में मानव के बढ़ते हुए चरण थे, जिनकी परिणति परमाणु ऊर्जा के आविष्कार से क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी। यानी परमाणु ऊर्जा का आगे चल करके इस ऊर्जा के क्षेत्र में क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो इस तरीके से सभी क्षेत्रों के अंदर मानव ने अपनी क्या की थी, अभूतपूर्व प्रगति की थी और इन्हीं अभूतपूर्व प्रगति के कारण ही मानव औद्योगिक विकास की ओर बढ़ पाया था और इसके द्वारा वो बड़े पैमाने पर अब क्या करने लगा, उत्पादन करने लगा। ये मशीन है प्रारंभ के अंदर जो औद्योगिक मशीन है, इस मशीन को आप देख सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये पूरी मशीन है। अब देखेंगे जो भारतीय भूमिका है वो कैसी, कि दुनिया में भारत कुटीर उद्योग के से संपन्न ऐसा देश था जहां अति प्राचीन काल से ही लौह भट्टियों से उच्च स्तर का क्या किया जाता था, इस्पात तैयार किया जाता। यानी प्राचीन समय में भारत औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्या था, आगे था। यानी विभिन्न जो कुटीर उद्योग थे, जो क्या थे, घरेलू उद्योग थे, उनके अंदर क्या था, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में नई नई वस्तुओं का क्या होता था, उत्पादन होता था, जिनमें लौह भट्टियाँ भी थी, जिनसे उच्च स्तर का यानी अच्छी क्वालिटी का क्या किया जाता था, इस्पात तैयार किया जाता था, जो वर्तमान के अंदर जो तैयार इस्पात से कई गुना बेहतर होता था और ऐसा इस्पात आज के जो वैज्ञानिक युग में अभी तक तैयार नहीं कर पाए। इसका ज्वलंत उदाहरण है दिल्ली का लौह स्तंभ, जो दिल्ली के अंदर मेहरौली के अंदर स्थित है लौह स्तंभ, जो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। इसके जो बिना किसी जंग के सालों हजारों सालों तक वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है, विभिन्न प्रकार के उसने बारिश से, अंधड़े, है ना, झाड़ झंझाड़ सभी को झेला और जो दिल्ली का प्रदूषण है उस प्रदूषण को भी झेलते हुए आज तक खड़ा है, लेकिन फिर भी आज तक जंग नहीं लगा, जो उस समय की भारतीय धातु कला का बहुत ही अच्छा नमूना प्रस्तुत करता है कि भारतीय क्षेत्र में कितने आगे थे यूरोप से। जब तक यूरोप से ही ढंग से सीखा भी नहीं था, रहना भी, उससे भी पहले समय में भारत इन क्षेत्रों में बड़ा ही विकसित था। कृषि की उन्नत किस्में एवं बदल कर, यानी कृषि की उन्नत किस्मों की जानकारी, जैसे अमरकोश है और भी बहुत सारे हमारे प्राचीन साहित्य, उनके अंदर कृषि की उन्नत किस्मों की जानकारी मिलती है। फसलों को बदल बदल कर बोने और उससे होने वाले लाभों की जानकारी मिलती है
और मिश्रित कृषि यानी एक साथ कई फसलों का कैसे उत्पादन किया जाता है, ये सभी क्या है, भारत की ही देन है। इसके अलावा बांध और सेतु निर्माण में भी भारत ने दुनिया को दिशा दी थी। विभिन्न क्षेत्रों में बांध बना लिए थे भारत में, विभिन्न सेतुओं का निर्माण, जिसमें रामेश्वर के हम देख सकते हैं, जो रामायण काल का देखेंगे। इधर जो सुदर्शन झील वगैरह बहुत सारे ऐसे थे, जहाँ चोल राज्य में हो चाहे राजपूताना में हो, विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के बांध आदि बनाकर नहरें भी निकाली गई थी। और इनसे क्या दिया गया था, जो कृषि को भी गतिविधियां प्रदान की गई थी, यानी गतिशीलता प्रदान की गई थी। उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में क्या थी, अग्रणी भूमिका थी। किसकी, बांध और सेतुओं के निर्माण से। हजारों वर्ष पूर्व भारत, जो श्रीलंका और भारत के बीच में बनाया गया जो राम सेतु है, यानी जब भगवान राम लंका की यात्रा पर गए थे तो उससे संबंधित जो राम सेतु का निर्माण, वो इसका उदाहरण है। उस समय की भारत की जो इंजीनियरिंग कला कौशल का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसके निर्माण की विधि आज भी हमारे शास्त्रों के अंदर विद्वान है, यानी वर्णित है उनका शास्त्रों में। इसका प्रमाण है किस तरीके से इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। हम हालांकि धार्मिक रूप से भले किसी तरीके से इन्हें माने, लेकिन जो इसका निर्माण कैसा है उसकी विधि भी विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र है उनके अंदर वर्णित है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्वान रही थी। ये तो 19वीं शताब्दी से पहले, यानी 18वीं शताब्दी के तक की ये तो यूरोप की बात है। इससे पहले भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की बहुत अच्छी स्थिति थी। इसी कारण भारत ने एक तरफा व्यापार यानी निर्यात करके भारत विश्व पटल पर छा गया था, और भारत क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी में ही क्या किए गए, नए प्रयोग प्रारंभ किए गए, जबकि भारत में इससे पहले ही काफ़ी सारे प्रयोग कर लिए गए थे। वो धातु गुला का तभी उदाहरण देख लिया। अणु सिद्धांत भी किसने दिया था, हमारे भारतीय लोगों ने ही दिया था। कौन थे वो देने वाले अणु सिद्धांत के बारे में? इसके अलावा जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर खोज करने वाले भी कौन थे, और गणित के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में विश्व को शून्य का आविष्कार करवाने वाले भी कौन थे? आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो आपको बताते हैं कि कौन थे इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे महर्षि कणा, जिसने अणु का सिद्धांत दिया था, और इसी अणु के सिद्धांत पर बाद में परमाणु की खोज इन्होंने की। इसके आधार पर परमाणु शक्ति बनी थी। और परमाणु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी जैसे प्रशस्त पात्र, जिन्होंने पदार्थ संग्रह नामक एक पुस्तक लिखी थी, और इसके माध्यम से उन्होंने इसके बारे में विभिन्न घटकों के बारे में बताया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के जो भ्रमण का सिद्धांत बता दिया था, पृथ्वी की परिधि बता दी थी। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण भारतीय गणितज्ञ रहे थे, जिन्होंने क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, वर्गमूल निकालने की विधि थी। और भी कितने सारे गणित में, खगोल शास्त्र में कहो, या विज्ञान में कहो, या चिकित्सा में सर्क से जो विद्वान थे, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे कितनों की बात की जाए तो इन सभी ने सभी क्षेत्रों में, चाहे वो गणित की क्षेत्र हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी क्षेत्र में वो भारतीय उस समय क्या थे, आगे थे। हालांकि बाद के समय के अंदर अगर हम भूल गए और उसी ज्ञान को, और काफ़ी सारी जो जड़ता, उस जड़ता ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को जकड़ लिया। और जब एक नकली धर्म के ढांचे के अंदर हम क्या कर लिए, जकड़ लिए गए, जिसके कारण बाद के समय के अंदर क्या हुआ, समुद्री यात्रा पर भी पाप घोषित कर दिया, उस पर रोक लगा दी, धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। और ऐसी काफ़ी सारे जिससे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा संचित ज्ञान क्या करवा दिया गया था, नष्ट करवा दिया गया था। अब देखेंगे औद्योगिक क्रांति, इसका अर्थ क्या था। तो औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ। महत्वपूर्ण रूप से यही है कि औद्योगिक क्रांति थी क्या। तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से, जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय और घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के व्रत यानी बड़े उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों का प्रयोग करने का क्या मिला था, अवसर मिला था। यही क्या थी, औद्योगिक क्रांति थी। यानी क्या था, अब 18वीं सदी की जो बात कर रहे हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध के अंदर आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में जो परिवर्तन आए थे, जिनके फलस्वरूप घरेलू और हस्तचालित, है ना, ये हस्तशिल्प कह सकते हैं, हस्तकरघा कह सकते हैं, आदि स्थानों, जो आदि उद्योग थे, उसका स्थान अब किसने ले लिया था, व्रत उद्योग यानी कारखाना पद्धति से ले लिया था। जिससे क्या परिवर्तन हुआ, जिससे उत्पादन के अंदर क्या हुई, अत्यधिक वृद्धि हुई। पहले हस्तशिल्प से, घरेलू उद्योगों से, इनसे क्या होता था, उत्पादन कम होता था। अब उत्पादन के अंदर क्या हुई, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इसी से ही क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्ज मिशले
किसने किया था? फ्रांस के। इसको ध्यान रखना है कि किसने इसका औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी के थे काइड्रिक एंजम द्वारा किया गया। इन्होंने इस शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे अर्नोल्ड टाइनबी, है ना। अर्नोल्ड टाइनबी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक थी लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी ये स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं वरन ये विकास की क्या है? एक सतत प्रक्रिया। यानी कोई भी घटना घटित होती है वो आकस्मिक यानी एकाएक नहीं हो जाती, एकदम से नहीं हो जाती। उसके लिए पीछे काफ़ी सारे कारण, काफ़ी सारा प्रोसेस जिम्मेदार रहता है। यानी वो क्रमबद्ध होती है। सतत का मतलब वो क्रमबद्ध होती है, लगातार वो काफ़ी समय तक क्या होती है? जारी रहती है ना। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति है वो भी काफ़ी लंबे समय की एक व्यवस्था थी, उसी का ही परिणाम था। यानी उन्होंने बताया, अर्नोल्ड टॉइनबी के अनुसार कहना था कि वो सतत प्रक्रिया का मतलब है कि उन्होंने इस संदर्भ में कहा था, जो ब्रिटेन के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि ब्रिटेन में औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच में हुए थे, उन्हीं को ही कहा था ये सतत प्रक्रिया का इसके अंदर वर्णन है। जबकि इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों को काम में लिए जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इन्होंने कहा था हस्तशिल्प जिससे कम उत्पादन होता था, हाथ से चलने वाली चीज़ें, उसकी जगह शक्ति से संचालित अब चीज़ों का क्या हो गया? प्रयोग हो गया, जिससे औद्योगिक संगठन बदल गया, क्योंकि अब उत्पादन अधिक होने लग गया। और साथ साथ में इसके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों के उपकरणों के प्रयोग से इसके लिए क्या होगा? अब घर के अंदर काम नहीं होकर के उद्योगों के लिए विशेष अलग से क्षेत्रों की क्या होने लगी? स्थापना होने लगी। यानी कह सकते हैं कि इस का सूत्रपात शताब्दियों पहले हो गया था, जो क्रमश अपनी लगातार गति के द्वारा आज भी जारी, अभी भी क्या है? इसका बंद नहीं हुआ है ना। इसका आज भी वर्तमान समय के अंदर ही जारी, यानी घरों में जो उद्योग चलाने हैं उसकी जगह अब क्या होने लगे? चलाने की अपेक्षा अब क्या होने लगा? कारखानों के अंदर काम होने लगा। अगले इतिहासकार है C.D. हेजन। उनका क्या मत है? उनका अलग ही मत है। उनका मत है कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण औद्योगिक जो क्रांति है वही है। कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण करना ही क्या है? औद्योगिक क्रांति। कुटीर उद्योग जो एक परिवार करता था, जिसका काम परिवार के सभी सदस्य हाथ बटाते थे, यानी हाथ से काम होता था, जबकि उसकी जगह अब काम किससे होने लग गया? अब मशीनों से हो गया, उसका मशीनीकरण हो गया, यानी उसकी जगह मशीनों का प्रयोग होने लगा था। जबकि अगले विद्वान है डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के विभिन्न उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का क्या करे? उत्पादन कर सके। यानी इन्होंने स्पष्ट किया है कि उन परिवर्तनों से जिन्होंने संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपाय, प्राचीन जो कुटीर उद्योग धंधों के अंदर जिनको अपनाता था, जिनको हस्तशिल्प में अपनाता था, जिनको हथकरघा में अपनाता था, उनकी जगह अब क्या करेगा? वो कारखानों के अंदर, यानी अब जो पहले जो चीज़ आई थी अब वो घरों की अपेक्षा कहाँ करेगा? कारखानों के अंदर क्या करेगा? इनका उत्पादन करेगा। और अब उत्पादन पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। मशीनों के कारण अब उसकी परिस्थितियाँ बढ़ जाएगी, उसके काम करने का तरीका बदल जाएगा। उन सभी को इन्होंने क्या किया है? औद्योगिक जो क्रांति है उसका नाम दिया। जबकि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस के खंड संख्या जो 8 है उसके अनुसार क्या है? आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी के अंदर कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र का मतलब तेज हो गया के फलस्वरूप जो आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ उसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति। यानी आधुनिक समय के जो उद्योगों की स्थापना हुई है उनको इसने क्या कहा है? औद्योगिक वाद का है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में क्या होती है? प्रविष्ट होती है, जिसमें क्या होगा? कम उत्पादन की जगह अधिक उत्पादन होता है। अब उसकी विकास की क्या होती है? अवस्था उच्च अवस्था हो जाती है। और जिससे अधिक उत्पादन होता है इससे क्या होता है? कम उत्पादन की जगह अधिक होता है। और जीवन का रहन सहन और प्रतिवर्ती आय में भी क्या होती है? वृद्धि। अब व्यक्ति का जीवन का रहन सहन बदल जाता है, उसकी जो क्या है इनकम बढ़ जाती है, उसकी आय के सोर्स बढ़ जाते हैं और उत्पादन की दर में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है, इसमें कमी नहीं होती। निरंतर क्या होता है? उत्पादन के अंदर जो वृद्धि है उस वृद्धि को होती रहती है।
जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर क्या पड़ा, व्यापक प्रभाव पड़ा। यानी मनुष्य, समाज और राज्य सब के अंदर इसका बहुत ही, आप देखो, प्रभाव अलग अलग पड़ता है। काफ़ी अच्छा भी प्रभाव पड़ा और इसका बाई प्रोडक्ट यानी इसके काफ़ी सारे ऐसे प्रभाव जो इसके खराब भी थे। इन सभी प्रभावों का तो हम इससे अगले वाले जो आने वाले पार्टों के अंदर अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से इस औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन हुए थे।